जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी मध्यकालीन भारत में। टॉपिक रहेगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण है आपका इतिहास में। ये आपका एक मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक रहा। इसका शासनकाल भले ही कुछ समय के लिए रहा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, इसने कुछ कार्य किए हैं समाज के प्रति, राजनीति के प्रति। तो इसके लिए इसको इतिहास में इसको जाना गया। इसकी एक महत्ता होगा इतिहास में। जैसा कि आपके इतिहास में मध्यकालीन भारत में अकबर एक महत्वपूर्ण शासक रहा, क्योंकि उसने भी कुछ कार्य आप उसने समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपने जन शासन के दौरान कार्य किए, भलाई वाले कार्य किए। उसी प्रकार शेरशाह सूरी ने भी अपने शासन के दौरान, भले ही कुछ समय के लिए शासन रहा है, जैसे कि अकबर का लंबे समय का शासन, 50 वर्ष का शासन, इसका 5 साल का शासन बराबर है। इसने 5 साल में वो काम कर गया जनता के प्रति, लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, और कुछ राजनीतिक संस्थाएं बना गया जो अंग्रेजों के समय तक चलती रही। इसलिए इसको इतिहास में इसका एक अपना महत्व हो गया। लेकिन हर किसी के साथ एक काला पन्ना जुड़ा होता है, काला धब्बा लगा होता है। तो इसका भी एक इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ा हुआ है। भले इसने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इसका इतिहास में काला पन्ना है, काला धब्बा है, एक काला इसमें दाग लगा हुआ है, जो इसके नाम काले अक्षरों से लिखा गया है। इसका भी एक इतिहास में काला पन्ना है, पेज है। जैसा कि अकबर का है, अकबर का भी काला पेज एक है आपका, एक काला पन्ना इतिहास में लिखा हुआ। जैसे चित्तौड़गढ़ पर जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप को, तो उसमें बहुत से राजपूत स्त्रियों, बच्चों को उसने कत्लेआम मचा रखा था। उसी प्रकार इसका भी एक इतिहास है जो काले अक्षरों में लिखा गया है, काला धब्बा इसके नाम पे। इसने भले ही जितने भलाई कार्य, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन उस पन्ने पर नजर पड़ते ही सारा इसका पूरा खत्म हो जाता है, काला इतिहास है। तो आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो को इन तक देखिएगा, और एग्जाम पॉइंट से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग इसमें पॉइंट है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। शेरशाह सूरी, सूरवंश। शासन का समय 540 से 545, ये इसका शासन का समय है। 540 ईस्वी से 545 ईस्वी, जैसा कि बताया 500 वर्षों तक शासन किया इसने। और अकबर ने 50 वर्षों तक शासन किया। इसका 5 वर्ष का शासन, अकबर का 50 वर्ष का शासन बराबर है, आप समझिए। आइए शेरशाह सूरी, इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। और इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के अनुसार इसका जन्म जो तिथि है वो 1486 मानते हैं, और ज्यादातर इतिहासकार इसको 1472 इसकी तिथि मानते हैं। क्या है बताया आपका, ये द्वितीय अफगान सूर्यवंश। तो भारत में आए कैसे, पहले तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए कि भारत में आए कैसे। ये अफगानिस्तान, काबुल के उस तरफ पेशावर में वहां के ये जनजाति थी, वहां निवास करते थे। और वहां की अस्त व्यस्तता के कारण ये भटकते हुए घोड़े के व्यापारी के तौर पर, एक घोड़े के व्यापारी के तौर पर, पेशावर से घोड़े के व्यापारी के तौर पर ये भटकते, इधर उधर भटकते हुए, व्यापार करते हुए, इधर उधर भटकते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। किसके शासनकाल में? बहलोल लोदी के शासनकाल में, जब भारत में लोदी वंश का शासन था। और शासक कौन था? बहलोल लोदी। उस समय ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश किसके नेतृत्व में होता है? इसका दादा इब्राहिम, इब्राहिम ये लिखा हुआ है। इस शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां, हसन खां के पिता का नाम इब्राहिम, इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां के नेतृत्व में ये लोग एक घोड़े के व्यापारी के तौर पर बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत में प्रवेश करते हैं। और साथ में इब्राहिम खां और हसन खां होते हैं। ये कहाँ पहुंचते हैं? भारत में प्रवेश करके पंजाब में पहुंच जाते हैं। पंजाब का क्षेत्र लगा हुआ था उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो पंजाब में पहुंचते हैं। वहां पे हसन खां की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म देता है, और मूल नाम शेरशाह का मूल नाम फरीद रखते हैं। तो पिता का नाम हसन खां, और एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम फरीद होता है। ये मूल नाम होता है इसका, फारसी इसका वास्तविक मूल नाम फरीद खां होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हसन खां। ये व्यापारी के तौर पर आए बहलोल लोदी के समय। फिर हसन खां इधर उधर भटकते रहे, व्यापारी के तौर पे थे, वहां अस्ता व्यस्ता के कारण भटकते रहे। ये हसन खां ने क्या किया, हिसार और फिरोजा का शासक था उस समय। हिसार और फिरोजा पंजाब में है, हिसार और फिरोजा, हिसार हरियाणा में, फिरोजा पंजाब में, फिरोजपुर। वहां का गवर्नर शासक था सूबेदार जमाल खां था। उसके नेतृत्व वहां पे ये उसके यहाँ नौकरी करते हैं। हसन खां नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते कुछ ये निष्ठावान, अपना अपनी मतलब काबिलियत से अपने वहां के
अपने को कुछ लोगों को अपने पक्ष में मिला लेते हैं और निष्ठा प्राप्त कर लेता है जमाल खां का। इस क्रम में इसको ये जौनपुर भेजता है, जौनपुर ले जाता है, जौनपुर जमाल खां इसको जौनपुर ले जाता है। और जौनपुर ले जाने के बाद वहां भी अपनी काबिलियत से अपने आप को प्रूव करता है। तो वहां पे उसके बाद सहसराम, खवासपुर, टाडा, वहां की इसको जागीर मिल जाती है। हसन खां को वहां की जागीर मिल जाती है। जब हसन खां को जागीर मिल जाती है तो हसन खां की मृत्यु के बाद 21 साल तक फरीद अपने पिता की जो जागीर थी सहसराम, खवासपुर, टाडा, वहां की जागीर संभालता है। 21 वर्षों तक जागीर संभालता है। लेकिन इसके सगे संबंधी और भाई, क्योंकि इसके 3 भाई और थे, शेर शाह के 3 भाई और थे, वो इसको परेशान कर, और बाकी तो अफगान जो परेशान कर रहे थे उधर बंगाल में, उधर बिहार में, तो ये सब परेशान होने के कारण वो वहां से भाग आता है। भाग कर फिर उसमें कुछ इसमें मुगलों के साथ हो जाता है, कुछ समय तक मुगलों को सेवा देता है बाबर के समय। उसके बाद हुमायूं के साथ, बाबर के साथ युद्ध में भी शामिल होता है, तो मुगलों की सेवा में रहता है। लेकिन वहां से असंतुष्ट होकर फिर ये यहाँ भाग आता है, वापस अपनी जागीर प्राप्त करता है। इसके बाद ये दक्षिण बिहार के शासक बाहर खां लोहानी के यहाँ नौकरी करता है। बाहर खां लोहानी के यहाँ ये नौकरी करता है। ये दक्षिण बिहार का शासक होता है। इसके यहाँ ये नौकरी करता, कौन? शेर शाह नौकरी करता है। नौकरी करते करते वहां पे ये भी निष्ठा प्राप्त करता है, लोगों को अपनी तरफ से अपने पक्ष में करता है। और कहा जाता है कि एक उसमें लड़ाई में ये शेर को बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, बिना किसी हथियार के एक शेर को ये एक हाथ से मारता है, जिसके कारण बाहर खां लोहानी इसको शेर खां की उपाधि देता है। बाहर खां लोहानी शेर खां की उपाधि देता है। और उसके बाद इसको बिहार का वहां का डिप्टी गवर्नर बना देता है। बाहर खां लोहानी बिहार का डिप्टी गवर्नर बना देता है। इस समय बंगाल के शासक उस समय नुसरत खां होता है। नुसरत खां को ये पराजित करता है, आक्रमण करके नुसरत खां को पराजित करता है और हजरत आला की उपाधि धारण करता है। हजरत आला की उपाधि धारण करता है। दूसरी चीज, शेर शाह अरबी, फारसी और सिकंदर नामा का बहुत गहन अध्ययन किया इसने। अरबी फारसी भाषाओं का सीखा इसने, और उसके बाद सिकंदर नामा एक ग्रंथ है, उसका इसने गहन अध्ययन किया। और जो भारत का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर जो था, जौनपुर याद रखिएगा, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, वहां पे गया। और वहां पे मतलब इसके मुखार बिंदु से, इसके चेहरे से इसकी काबिलियत झलकने लगी, समझ लीजिए। इसके बाद बिहार का डिप्टी गवर्नर बन गया। इसके 1540 में सूर साम्राज्य की ये स्थापना करता है। कैसे? 1540 में देखो, 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को पराजित करता है। पहली बार हुमायूं को पराजित करता है, मुगल शासक हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं जान बचाते हैं, एक भिस्ती के द्वारा इसकी जान बचती है। चौसा का युद्ध होता है, चौसा के मैदान में। कब? जब ये यहाँ पे बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित करके, आक्रमण करके नुसरत खां को पराजित करके वापस आ जाता है, तब हुमायूं यहाँ पहुंचते हैं, बंगाल पहुंचते हैं। गौड़ में देखते हैं कि वहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं, तो उसका नाम जनंताबाद रख देते हैं। जब ये हुमायूं बंगाल के गौड़ से वापस आ रहा होता, तो इसकी हुमायूं की और शेर शाह सूरी की आमने सामने चौसा के मैदान पे होता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। इसका 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से मुगल को ये भगा देता है। सॉरी, शेर शाह सूरी 1540 में बिलग्राम के युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं को पराजित करके अंततः मुगलों को भारत से खदेड़ देता है। अब हुमायूं दर दर भटकने लगते हैं। भारत पे द्वितीय अफगान वंश की, उत्तर भारत पे द्वितीय अफगान वंश की स्थापना होती है। सूर वंश की या द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कौन करता है? शेर शाह सूरी करता है। कब? बिलग्राम के युद्ध 1540 के बाद, हुमायूं को पराजित कर देने के बाद, हुमायूं को भारत से मुगलों को खदेड़ देने के बाद। इसलिए इसका शासन का समय 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। 45 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद इसका तीसरा युद्ध सुमेल का युद्ध या शामिल का युद्ध या मारवाड़ पर आक्रमण 1544 ईस्वी पे होता है। इसमें मारवाड़ का शासक मालदेव होता है, मालदेव को पराजित करता है। इसमें कहा जाता है कि रणथंभौर का और बीकानेर का शासक, जोधपुर का और बीकानेर के शासक आके शेर शाह सूरी से मिलते हैं और कहते हैं कि मारवाड़ पर आक्रमण करे और मारवाड़ को अपने अधीन ले। और वो, क्योंकि वो जो जोधपुर और बीकानेर के जो शासक होते हैं वो शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तो मालदेव
और शेरशाह सूरी का आमना सामना सुमेल के मैदान पे होता है। सुमेल या शामिल या गिर्री के मैदान पे होता है, जो दोनों के सेनाओं में घमासान युद्ध होता है 1544 ईस्वी में, जो मालदेव पराजित होता है। इसके बाद विजय अभियान देखिए। अब ये यहाँ पे 1540 ईस्वी में भारत पे, उत्तर भारत पे सूर्यवंश स्थापित हो गए। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हो गई। किसने की? शेरशाह सूरी ने। किसको? हुमायूं को। मुगल शासक हुमायूं को पराजित करके उसको भारत से भगा देता है। इसके बाद और यहाँ पे बहार खान लोहानी की जब मृत्यु हो जाती तो इसकी बेगम, विधवा बेगम दूदू बेगम है वो, तो वो उसको और इसको उसका पात्र हो जाता है, विश्वास पात्र हो जाता है। विश्वास सारी सत्ता एक तरह से मान लो। जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती तो इसका क्या बोलते हैं, नाबालिग लड़का होता है जलाल खां, और दूदू बेगम उसकी संरक्षक के रूप में शासन करती है। लेकिन सारा जो शासन का संचालन होता है वो शेरशाह सूरी के हाथ में होता है, शेर खां के हाथ में होता है। तो ये यहाँ से अपनी अपनी पकड़, अपनी मजबूती बनाते, सैन्य शक्ति बढ़ाता जाता है। इसके बाद फिर ये चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में पूरी तरह से हुमायूं को पराजित करके मुगलों को भगाकर भारत में द्वितीय, उत्तर भारत में द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश की स्थापना करता है। विजय अभियान देखो। मालवा पर विजय अभियान 1542 ईस्वी में। मालवा का शासक कादिर शाह होता है, कादिर शाह के अधिकार में होता है, और यहाँ पे वो मालवा पर आक्रमण करता है, कादिर शाह को पराजित करता है, और मांडू, उज्जैन और सारंगपुर पर अपना अधिकार करता है शेरशाह, और मालवा को सुजात खां का सूबेदार बनाता है, और कादिर शाह को लखनौती की जागीर दे देता है। इसके बाद रायसेन, ये याद रखिएगा, ये इसका इतिहास में इसके लिए काला सच है, इसके काले अक्षरों में लिखा गया। रायसेन या रायसीन एक ही नाम है। रायसेन का शासक या राजा पूरनमल होता है। पूरनमल पहले तो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है शेरशाह की, जब ये मालवा पर आक्रमण करता है उसकी अधीनता को स्वीकार करके शासन करता है। लेकिन फिर जो अपने को पूरनमल स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है, और रायसेन पर 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी आक्रमण करता है। पूरनमल की सेना का आमना सामना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरनमल लगभग 1 महीने तक इनकी सेना का पड़ाव, आमने सामने सेना का घेरा पड़ा होता है। लेकिन फिर इसकी अधीनता, पूरनमल शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, और अपना जो सैन्य पड़ाव होता है वो शेरशाह सूरी के सैन्य पड़ाव के पास ही लगा लेता है। और कहा जाता है कि पूरनमल के साम्राज्य की जो मुस्लिम स्त्रियां और काजी थे वो शेरशाह सूरी से मिलते हैं, रात में शेरशाह सूरी से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो पूरनमल के साम्राज्य, जो शासन के रायसेन की जो वहां पे मुस्लिम स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो रात में शेरशाह सूरी से मिलती हैं और फरियाद करती हैं कि शेरशाह सूरी ने उन पर अत्याचार किए हैं, वहां पे मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किए हैं, और उनको वहां की स्त्रियों को नर्तकी बनाकर रखा है, नृत्य करवाते हैं, नर्तकी बनाकर रखता है। क्योंकि यहाँ पे जब पूरनमल उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है शेरशाह सूरी को, तो वो शेरशाह सूरी कुरान पर हाथ रखकर वचन देता है कि हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। कुरान पर शेरशाह सूरी, पूरनमल जब शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, जब सैन्य पड़ाव अगल बगल लग जाते हैं, तो शेरशाह सूरी कुरान पर हाथ रखकर वचन देता है कि अब हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। लेकिन रात में ही पूरनमल के साम्राज्य की, रायसेन की मुस्लिम महिलाएं, स्त्रियां शेरशाह सूरी से मिलती हैं, और वहां पे अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताती कि हमारे ऊपर पूरनमल ने अत्याचार किया, हमको नर्तकी बनाकर रखा है। तो इसका समर्थन शेरशाह सूरी के काजी और मुसलमान सभी एक आवाज उठा लेते हैं, और सुबह होते ही, क्योंकि सारे खेमे जो लगे हुए थे वो शेरशाह सूरी के बगल में ही लगे थे, चंद मुट्ठी भर राजपूत, अब अफगान सेना का कैसे सामना हो, तो पूरी तरह से सत्यानाश। अफगान, उन्होंने देखा कि सुबह होते ही अफगानों ने आक्रमण कर दिया है, तो राजपूतों ने अपने स्त्रियों और बच्चों का वध करना प्रारंभ कर दिया, अपने ही हाथों से अपने स्त्रियों और बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। और कहा जाता है कि पूरनमल की एक बेटी और 2 पुत्र, एक बेटी और 2 पुत्रों को शेरशाह सूरी के हवाले किया जाता है। शेरशाह सूरी दोनों पुत्रों को मार देता है, और पूरनमल की एक जो बेटी थी, कन्या थी,
उसको अपने सैनिकों के हवाले कर देता है। तो ये अब इसका इतिहास काले अक्षरों में लिखा गया है। ये जो पन्ना है ये इसका शेरशाह सूरी के लिए काला इतिहास है, ये काला सच है जो शेरशाह सूरी ने किया। फिर उसको शेरशाह सूरी पूरनमल की कन्या को नर्तकी बनाकर अपने दरबार में रखता है, फिर उसको ले जाकर दिल्ली के बाजार में बेचता है। तो ये सब कहानी थी पूरनमल, जो इसके शेरशाह सूरी को एक काला सच है शेरशाह सूरी का। इसके बाद मुल्तान पर विजय प्राप्त करता है 1543 में। मारवाड़ पे विजय बताया आपको, शामिल के युद्ध में मालदेव पर आक्रमण होता है। मालदेव का जो सेनापति होता है, आक्रमण कैसे, मालदेव का जो वीर सेनापति होते हैं जैता और कुप्पा, उसमें शेरशाह सूरी कूटनीति से फूट दलवा देता है। लेकिन जैता और कुप्पा अपने चंद 20 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है और युद्ध करते हुए जब तक मालदेव को सच्चाई का पता चलता है तब तक जैता और कुप्पा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे मालदेव पर मारवाड़ पर विजय। मारवाड़ पे आक्रमण, युद्ध, शामिल का युद्ध, गिरिडीह का युद्ध 1544 में। अब शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्य, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्य समझिए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्य में शेरशाह ने कुछ विभाग की स्थापना की, ये याद रखिएगा, कुछ विभाग की। दीवाने वजारत जो आय व्यय का हिसाब रखता था, लगान भी उसी के माध्यम से, दीवाने वजारत के माध्यम से जाता था। दीवाने वजारत के माध्यम से जो आय और व्यय का हिसाब किताब रखता था और लगान देखता था, वो दीवाने वजारत। इसके बाद दीवाने आरिज ये आपका सैन्य विभाग था। दीवाने आरिज आपका सैन्य विभाग था। इसके बाद दीवाने रसालत आपका विदेश मंत्रालय था। दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय। दीवाने आरज सैन्य मंत्री और सैन्य संगठन, इसके बारे में देखता था। दीवाने रसालत आपका विदेश मंत्रालय था। इसके बाद दीवाने हिंसा ये जो राजकीय आदेशों का जो भी होता था प्रसारण, जो राजकीय आदेश दिए जाते थे, मतलब ये आदान प्रदान, समाचार का आदेशों का आदान प्रदान दीवाने हिंसा के द्वारा होता था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था, शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व व्यवस्था अच्छी थी। किसान से सीधा संपर्क इसने किया, भूमि की पैमाइश कराई और इसने जो कुल उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला और मुल्तान से उपज का 1/4, कुल उपज का 1/4 कर के रूप में लिया। इसके बाद किसानों को से सीधा संपर्क लिया और किसानों को जो उसकी जमीन थी जो पट्टे पर दी जाती थी, वो पट्टे पर दिए जाने के लिए इसने कबूलियत पत्र व्यवस्था की। जो किसानों की जो जमीन जो पट्टे पर जाएगी वो इस कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे पर जाएगी, ये व्यवस्था शेरशाह सूरी ने की। इसके बाद उर्वरता के आधार पर भूमि का विभाजन किया, उपजाऊ भूमि के आधार पर भूमि का विभाजन किया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने भूमि की माप हेतु सिकंदरी गज, जो सिकंदर लोदीन चलाया था, सिकंदरी गज 39 अंगुल का या 32 इंच का होता है, और एक सन की डंडी, ये भूमि की माप के हेतु ये दो मानक तैयार किए थे, जारी किए थे अपनी जमीन अपने शासन में, सिकंदरी गज और ये सन की डंडी। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था में देखिए, चांदी का रुपया इसने चलाया था जो 180 ग्रेन का था। तांबे का दाम, इसको पैसा कहा जाता था, पैसा ये याद रखिए, रुपया और पैसा किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। चांदी का रुपया था 180 ग्रेन का, तांबे का दाम जिसको पैसा कहा जाता था 380 ग्रेन का, और सोने का सिक्का जिसको असरफी कहा जाता था 168.5 ग्रेन था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम जिसको पैसा कहा जाता था उसमें अनुपात 64:1 का अनुपात होता था। इसके बाद जो चांदी का रुपया था जो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था, ये ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना था। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ये चांदी का रुपया आधार था, रुपया इसी ने चलाया था, याद रखें। और शेरशाह सूरी ने 23 टकसाल की निर्माण कराया था, 23 टकसाल का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसके बाद याद रखिएगा, रुपया देन किसकी, शेरशाह सूरी की, जो ब्रिटिश प्रणाली का मुद्रा का आधार बना था। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था, अंग्रेजों के समय भी इसको आधार बनाकर फिर नोटों का चलन और मुद्राओं का चलन किया गया था शेरशाह सूरी के। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने, तांबे का दाम जिसको पैसा कहा जाता था शेरशाह सूरी ने, सोने का सिक्का जिसको असरफी कहा जाता था शेरशाह सूरी ने चलाया। शासन में और समझिए, वो अभी आपका आईएएस में पूछा भी गया, ये सबसे ऊपर क्या होता है, इक्ता जिसको सूबा कहा जाता है, पीछे से पूछा गया था। सरकार जिसको जिला कहा जाता है, ये इसके शासन का
विभाजन था ऐसे। सूबा शासन में सबसे सर्वोच्च इकाई क्या थी? सूबा। सूबे के बाद सरकार, सरकार मतलब जिला, सूबा को एकता, सरकार जिला, जिले को सरकार कहा जाता था। फिर सरकार विभाजन होता था परगना, जिला किसमें विभाजित होगा? शहर में। परगना, जिसको परगना कहा जाता, नगर में, नगर किसमें विभाजित होते हैं? गांव में, तो गांव। फिर सबसे नीची शासन की सबसे निचली इकाई क्या थी? गांव। तो फिर से देखिए, सर्वोच्च इकाई सूबा, सूबा के बाद सरकार, सरकार जिसको जिला कहा जाता था, जिले के बाद परगना जिसको नगर कहा जाता था, नगर के बाद ग्राम, गांव। तो ये इसके बंटवारा था। इसके बाद सड़क, सड़क निर्माण में इसने 4 सड़कों का निर्माण कराया, पंजाब के अटक से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक, जिसको वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। पंजाब के अटक से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी, जिसको वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर चित्तौड़गढ़, चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। इसके बाद जैसे भूमि की पैमाई, यहाँ भूमि की व्यवस्था की इसने, तो इस प्रकार भूमि में लगान, जो शेरशाह सूरी के समय जो लगान लिया जाता था, नगद और जिन्स अनाज के रूप में दोनों तरीके से लिया जाता था। इसके बाद इसने सड़क बनवाई थी पंजाब से अटक, मतलब दिल्ली, लाहौर, लाहौर दिल्ली होते हुए, पटना होते हुए बंगाल तक, सोनार गांव तक जाती, जिसको लॉर्ड वायसराय ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम दिया था। और इसने पाटलिपुत्र का नाम पुनः पटना किया था। पाटलिपुत्र का नाम इसने पुनः पटना रखा था, पटना, तब से पटना चला आ रहा है। पाटलिपुत्र का नाम पटना, पुनः इसने पटना नाम दिया था। इसका 1700 सराय का निर्माण कराया था, जिसमें मुसाफिर आराम कर सके, सराय का निर्माण कराया था, 1700 सराय का निर्माण कराया था। स्थापत्य कला में देखो, सासाराम में स्वयं का मकबरा बनाया इसने, बिहार के सासाराम में स्वयं का मकबरा बनाया। रोहतासगढ़ का किला इसने निर्माण कराया, उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ का किला। कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर का निर्माण कराया। दिल्ली में पुराना किला निर्माण कराया, और उस पुराने किले के अंदर किला है कूना मस्जिद बनवाया था। दिल्ली में ही, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला है कूना नाम की मस्जिद का निर्माण कराया। इसके समय प्रमुख इतिहासकार अब्बास खान सरवानी थे, और दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत की रचना इसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में पूरी की। इसके बाद इसकी मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को कलिंजर के किले पर, कलिंजर पर आक्रमण करने के दौरान, कलिंजर पर किले के दौरान एक बारूद के गिरने से, बारूद फटने से हुई, जो घायल हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कलिंजर पर इसने आक्रमण किया, और कलिंजर के किले पर इसने उक्का नामक, ये अग्नेय शस्त्र, उक्का नामक एक अग्नेय शस्त्र चलाया था इसने, जो एक तोप होती, उक्का नाम का अग्नेय शस्त्र था। उससे बारूद का गोला किले के दीवार पे लड़के वापस इसके पास रखे हुए बारूद के ढेर पर आके गिर गया, और एक धमाका हुआ, जिससे घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। समझ लीजिए, कलिंजर का किले इतना मजबूत उसकी दीवार थी कि तोप का गोला कलिंजर की दीवार से लड़कर इसके वापस इसके पास ढेर रखे, ढेर बारूद के ढेर के पास गिरा आके, समझिए, और उस बारूद के ढेर पर धमाका होने से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके पूरे शेरशाह सूरी हो गए। महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको बताया, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, सैन्य मंत्री, दीवाने रसालत, विदेश मंत्रालय, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद चांदी का रुपया, तांबे का दाम, पैसा, सोने का सिक्के को असरफी कहा जाता है, ये अभी पूछा गया था आपका पीछे में। सूबा, सरकार, परगना, ग्राम, इनको क्रम से लगाइए। इसके बाद शेरशाह सूरी के समय पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम दिया गया था। शेरशाह सूरी के समय जीटी रोड किस वायसराय ने नाम दिया था? ऑकलैंड ने। कहां से? पंजाब के अटक से लाहौर दिल्ली होते हुए बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी। पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/3 भाग लिया गया, मुल्तान से केवल उपज का 1/4 भाग लिया गया। काबुलियत पत्र किसकी देन थी? शेरशाह सूरी। किसानों से सीधा संपर्क साधा और उसके जमीन को, भूमि की उपजाऊ भूमि को पट्टे पर दिए जाने के लिए काबुलियत पत्र का माध्यम अपनाया था इसने। सिकंदरी गज माप के लिए, भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज, जो 39 अंगुल 32 इंच का था, और सन की डंडी का प्रयोग किया गया। तो ये शेरशाह सूरी आपके हो गए। समझिए, महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किया एग्जाम से संबंधित। अगली क्लास में अकबर को लेकर चर्चा करेंगे। जय हिंद सभी को।